नमस्कार जी, मैं नरेंद्र श्रीवास्तव तहलका न्यूज़ टोहाना से। और आज हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन चंडोनी की महिला प्रदेशाध्यक्ष सुमन हुड्डा जी। आज हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। जो किसान आंदोलन हुआ है, 1.5 साल किसान आंदोलन चला है संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में, कि उसके अंदर जो सरकार ने हमारी किसानों की जो मांगें मानी गई थी, जो काले कानून थे वो वापस ले लिए, और कहीं ना कहीं वो कानूनी रूप से तो वापस ले लिए, लेकिन पिछले दरवाजे से वो कानून ज्यों के त्यों आज लागू होते दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? सबको नमस्कार जी। सरकार अत्याचार तो आपने देखे होंगे, पर इस सरकार से कम देखे होंगे। कोई भी वर्ग खुश नहीं है। किसान वर्ग ने इतनी मेहनत की, 13 साल धूप में, गर्मी में, बारिश में वो बैठा, औरतें बच्चे सब सड़कों पे रहे, तब जाके वो कानून वापस कर पाए। और उसके बाद आपने कृषि मंत्री का बयान सुना होगा कि कुछ टाइम के लिए वापस लिए गए हैं। उस टाइम लोग नहीं समझ पाए, आज ये समझ में आ रही है बात, क्योंकि उनको दूसरी तरीके से बदलाव करके, शब्दों में बदलाव करके, और अब हमारे ऊपर देह शामलत और मुश्तरका मालकान जमीनों को छीनने का कानून बना के उन्होंने लागू कर दिया है। तो सरकार अपनी नीतियों पे ज्यों की त्यों है। वही है कि सीधा कान नहीं पकड़ा जाता तो हाथ घुमा के पकड़ लेगी, पर उसने करनी अपने वाली है। नहीं, मोदी जी ने उस टाइम भी कहा था कि कानून तो अच्छे हैं, लेकिन हम लोगों को समझाने में नाकामयाब रहे हैं, तो ये कानून जो हम वापस लेते हैं। लेकिन उन्होंने जो मंडियों का निजीकरण और इसको खाद्य सुरक्षा को कारपोरेट के हवाले की जो बात थी कि ये जो कानून बनाए थे, कानूनी मान्यता इन्होंने देनी शुरू की थी, वो वापस ले ली। लेकिन आज मंडियों के अंदर प्राइवेट खरीद भी शुरू है। अंबानी अडानी के जो सैलो बड़े बड़े हैं वो भी लगातार बन रहे हैं, और अनाज का भंडारण प्राइवेट कंपनियां जो लगातार आज भी कर रही हैं, जो कि गलत है, संवैधानिक रूप से गलत है। तो उसके ऊपर क्या कहूँ? इसमें आपकी दो बातें निकल के आई। एक तो प्रधान सेवक ने कहा था कि ये कानून अच्छे हैं, तो हमने उनसे उस वक्त भी निवेदन किया था, बॉर्डर के स्टेजों से निवेदन किया था कि अगर कानून अच्छे हैं तो आप अपने नुमाइंदों को, जो आपके मंत्री हैं, उनको जैसे हल्के में वोट मांगने उतारते थे, तो आज कानून समझाने के लिए उतारिए और उसकी अच्छाई समझाइए। लोग क्यों नहीं समझेंगे? तो क्या उन्होंने वो माना? अगर सही होते और उनके पास जवाब होता तो वो पब्लिक के बीच में जरूर होते शामिल। जवाब नहीं था तो शामिल नहीं हुए। दूसरी बात, जो आपने साइलोज वगैरह की बोली है, किसान 6 महीने तक अपनी फसल का इंतजार करता है। उसके बाद वो सोचता है कि मुझे एक अच्छा दाम मिल जाए, मैं अपने बच्चों की फीस भर लूं, मैं अपनी बेटी की शादी कर लूं, मैं अपना घर बना लूं। सारी चीजें उसी के ऊपर उसकी डिपेंड होती हैं, पर उस टाइम मंडियों में उसको भाव नहीं मिलता। अब बात ये है, वो साइलो की तरफ क्यों मुड़ गया? साइलो वालों ने उसको लालच दिया, 250 रुपए 150 रुपए कुछ पर ट्राली दिया गया था उनको। तेल भी हम देंगे, शुरू में 10 रुपए 20 रुपए फालतू भी देंगे। वही अडानी वाले सेब की बात हो गई ना, कि भाई पहले तो कम रेट में खरीद लो और फिर सारा स्टॉक करके उन्हीं को 10 गुना रेट में बेचो। तो किसान वहाँ पे यूँ सोचता है कि चल मुझे वहाँ परेशान होना पड़ेगा। हर इंसान की अपनी ज़रूरतें होती हैं। किसी के पास तो शाम की खाने की रोटी नहीं होती, तो वो 10 दिन इंतजार कैसे करेगा मंडी में बैठ के? वही चीज़ तो हम कहना चाहते हैं कि जो सैलो इन्होंने शुरू किया, डांड जो कैथल जिले में पड़ता है, उसमें एक सैलो है, और सरकार ने गेहूं के सीजन के अंदर 10 मंडियों में नोटिस निकाल दिया कि ये मंडियां नहीं खुलेंगी। हाँ जी। कि जो आंदोलन हमने लड़ा कि मंडियों को चालू रखवाने के लिए, कि किसान मंडियों के अंदर आए और अपनी फसल बेचे, लेकिन सरकार ने इतने बड़े आंदोलन के बाद भी मंडियों को जो सर्कुलर निकाल दिया कि 10 मंडियों के अंदर है गेहूं की खरीद नहीं होगी। कि सरकार थोड़ा सा भी जो है पीछे नहीं हट रही है। सरकार के मन में 1.5 साल जो किसानों ने इनके सांसद, विधायक और नेताओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, उसके बावजूद भी जो है सरकार आज भी जो है अपनी जीत पे अड़ी हुई है। तो ऐसे में जो अगला जो कदम क्या होगा आपकी किसान आंदोलन? इस बात का बहुत दुख हुआ कि इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद भी किसानों के ट्रैक्टर साइलों की तरफ मुड़े। अगर वहाँ पे वो अड़ जाते कि चलो भाई, जो बड़ा जमींदार है वो गांव के आम जमींदार की, कम जमीन वाले जमींदार की सहायता करेगा, भाईचारा बनाते वहीं पे, और
अपने सारे गेहूं को स्टॉक कर लेते हैं, या कोई और बहुत तरीके हैं हमारे कृषि वैज्ञानिक वो बता देंगे। तो अगर आगे नहीं बेची जाती तो इनके पास स्टॉक करने के लिए क्या होता, ये इसी बार झुक जाते। वहाँ एकता नहीं दिखाई, ये बहुत बड़ी बात है, पर उसमें सबकी अपनी मजबूरियां और अपने एरिया के हालात होते हैं, उसके लिए हम किसी को गलत जिम्मेवार भी नहीं ठहरा सकते। पर इसके बाद अब जैसे इन्होंने देश आमलात का शुरू कर दिया है, जमीनें छीनने का प्रोसेस फिर से शुरू कर दिया है। इन्होंने पहले कारीमोद में शुरुआत की, वहाँ शुरुआत करने के बाद इन्होंने मतलब कब्जा भी कर लिया, वहाँ पे खंबे गाड़ दिए, तार बांध दिए, और हमने उनको अल्टीमेटम दिया और एक दिन जाके हम लोग खंबे भी उखाड़ के आए और वहाँ पे ट्रैक्टर भी चला के आए, जोत के आए। एक सांकेतिक जो शुरुआत थी कि आप हमारी जमीनें हमसे नहीं छीन सकते, आना है तो आ जाओ। तो इसी तरीके से फिर हमने ये डिसीजन लिया कि ये करोड़ मरों की लड़ाई, आज नहीं तो कल। आज हम अगर मर जाते हैं तो कल हमारी नस्लें सुरक्षित हो जाएंगी, और आज अगर हम ये सोच के घरों में बैठे रहे कि मेरा क्या जा रहा है, भाई मेरे पास तो काम चलाने के लिए पैसा है और मेरा तो बच्चा ठीक स्कूल में जा रहा है, ठीक शिक्षा हासिल कर रहा है, ठीक उसको हर चीज सुविधा मिल रही है, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। रोकना चाहूँगा कि शिक्षा की बात भी आपने करी है, तो सरकार ने हरियाणा के अंदर 105 सरकारी स्कूल बंद करने का सर्कुलर जारी किया है, और धीरे धीरे ये शुरुआत 105 स्कूल है, और ऐसी ही बहुत लंबी लिस्ट जो हरियाणा के स्कूलों की सरकार के पास है कि धीरे धीरे जो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, और ऐसे में अगर धीरे धीरे सरकारी स्कूलों की संख्या बंद होने की बढ़ती गई तो आने वाले समय में हमारे सामने काफ़ी बड़ी दिक्कत होगी। तो इस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल जायज़ पॉइंट है आपका। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आज के वक्त में, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो शिक्षा का जो हाल है आजकल, आप देख रहे हैं सरकारी स्कूल बंद करने की शुरुआत कर दी गई है, तो हर काम की शुरुआत तो थोड़े से ही होती है। आज 105 स्कूल के ऑर्डर दिए हैं इन्होंने, ये कामयाब होते ही इनका एक बड़ा ऑर्डर फिर से तैयार होगा, क्योंकि ये तो चेक कर रहे हैं ना कि पब्लिक क्या कर रही है, कितनी जागरूक है। शिक्षकों के पद जो स्कूल है वो मर्ज कर दिए, जगह जगह से शिक्षकों को हटा दिया गया है, कम कर दिया गया है। इसी तरीके से ये आगे भर्तियां भी नहीं कर रहे, तो मतलब एक बेरोजगारी की फौज नहीं तैयार करते जा रही है। तो शिक्षा जो है वो अब छोटे हल्के में लेने वाला मुद्दा नहीं है। सभी शिक्षकों को, सभी बच्चों को और हर ग्रामवासी को निकल के सड़कों पे बैठ जाना चाहिए। ये हमारे वक्त यहाँ भी है। बैठे हैं काफ़ी गांव के अंदर जो बच्चे और ग्रामीण जो सड़कों के ऊपर आके बैठ गए, स्कूल की ताला लगा दिया गया है। वो उनकी मांग है कि जो अध्यापकों का तबादला किया गया है, जो पोस्ट उन्होंने ख़त्म की हैं स्कूलों में, वो दोबारा से बहाल की जाए। ऐसी बातों को लेकर जो है वो लगातार जो है यहाँ पे धरने भी दिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो एक बात और निकल के आई कि एक अग्निपथ योजना सरकार की, बेरोजगारी जो बढ़ाने की जो बात आ रही है कि अग्निपथ योजना एक सरकार ने शुरू की है कि 4 साल के लिए सेना के अंदर भर्ती की जाएगी और उसके बाद जो उसको हटा दिया जाएगा। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पहला जवाब दूंगी शिक्षा पे। शिक्षा के लिए हम धरने तो दे रहे हैं, पर हमें और मजबूत होने की जरूरत है। सिर्फ 50 आदमियों के धरने पे बैठने से कुछ नहीं होगा। जन आंदोलन जब बनेगा, क्योंकि ये तो आपके बच्चों की सारी चीजें छीन रही हैं, भविष्य उनका बर्बाद हो रहा है, तो अब भी आप घरों से निकलोगे नहीं तो कब निकलोगे? तो ये एक अपील है कि स्कूलों को बचाने के लिए सब लोग सबसे पहले जरूर आगे आए। दूसरा, आपने कहा शिक्षाविद का, कितने बच्चे हमारे आत्महत्या कर गए उस टाइम पे, और अब जब रिजल्ट आएगा ना, अब जो भर्ती के लिए जा रहे हैं बच्चे, निराश होके वापस आ रहे हैं, और फिर जब रिजल्ट में वो फेल होके आएंगे, फिर उनमें निराशा आएगी, फिर वो गलत कदम उठाएंगे। नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि एक 17 से 21 साल तक का बच्चे के जो है सेना में भर्ती की जा रही है। 17 साल से 21 साल उसका कॉलेज की पढ़ाई का टाइम होता है, मेन पढ़ाई का टाइम होता है, वो पढ़ाई छोड़ के सेना में भर्ती हो रहा है, और 21 साल का तक भर्ती हो गया, 4 साल नौकरी करके फिर वो वापस आ जाएगा। उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई भी खत्म कर दी और नौकरी भी नहीं रही, तो क्या कहें? यही तो है ट्रैक से हटाने का सिस्टम। समझे आप कि वहाँ उसका पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। एक बार जॉब करने के बाद बंदा बड़ी मुश्किल से पढ़ पाता है। कुछ परसेंट जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ते हैं जॉब के साथ साथ, अदरवाइज फिर अपना काम पे ही शुरू हो जाते हैं कि ठीक है भाई, आजीविका का साधन है, कुछ ना कुछ करना है। एक तो पढ़ाई खत्म हो गई, हायर एजुकेशन बच्चे की जा ही नहीं पाएगी। बहुत से लोगों की जो पुलिस आर्मी वाले जाएंगे उनकी तो हायर एजुकेशन खत्म ही हो जाएगी। उसके बाद जो हथियारबंद बच्चे हथियार सीख के पूरी नॉलेज के साथ, मतलब उनको हर
इक्विपमेंट का पता होगा कि उसको कैसे हैंडल करना है, वो समाज में उतरेंगे। और वो भी 22 साल के बच्चे, युवा जब उतरेगा तो उसमें कितना आक्रोश होगा और वो क्या करेगा, समाज को किस दिशा में लेके जाएगा, वो आप समझ सकते हैं। अपराध की तरफ नशे की तरफ, वो सब की तरफ बढ़ेगा। और इनको चाहिए अपने साइलोज के लिए, अपने और जो इनके बिल्डिंग्स हैं उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड। तो ये हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड 10-10 हज़ार में हमारे बच्चों को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ही नहीं बचेगा बच्चे के पास, और करेगा क्या? एजुकेशन उसने ज़्यादा हासिल की नहीं, स्टॉप हो गया उसका वहीं पे, और आगे फिर वो जॉब भी उसकी छूट गई, तो आने के बाद उसको कुछ मजबूरी में कुछ तो करना पड़ेगा। ये थी हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन चरौनी की महिला प्रदेश अध्यक्ष सुमन हुड्डा जी, जिन्होंने अपनी जो किसान आंदोलन और स्कूल बंद होने की और अग्निपथ योजना के बारे में हमारे साथ बातचीत की। तो हम सुमन हुड्डा जी का धन्यवाद करते हैं कि, और आपसे भी अपील करते हैं कि हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और शेयर करें।